हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स। किनको देखने के लिए यूज़ करते हैं हम इस डिवाइस का? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, उनको देखने के लिए। जैसे कि ये आपको मिल जाएगा आपकी बायोलॉजी की लैब में, ठीक है। बायोलॉजी की लैब में अगर आप गए हो तो वहाँ पर एक माइक्रोस्कोप होगा, वो क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उसमें आप देखते होंगे कैसे आप स्टडी करते हो, जैसे कर्ड ले लिया, उसका बैक्टीरिया देखना है, ठीक है। तो बड़े माइन्यूट पार्टिकल जो हम नॉर्मल नहीं देख सकते, वो इसकी हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, ठीक है, तो वो भी हम इसमें करते हैं। तो इस मतलब क्या है कहने का कि आप छोटी छोटे पार्टिकल्स को देख सकते हो, वो क्या डिवाइस है आपका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो इसका रे डायग्राम करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। रे डायग्राम में आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि किस तरीके से हम इसमें छोटे पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो इसमें ये मैंने यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं छोटा लेंस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखो इस तरीके से। क्लियर है? ये बड़ा हो गया और ये छोटा है, ठीक है। तो देखो ये अपर्चर होते हैं, इनका साइज़ को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये छोटे अपर्चर का है तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हमारे पास क्या है? बड़े अपर्चर का है, इसका अपर्चर लार्ज है, तो ये हमारे पास आई लेंस या आई पीस। अब इसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं हम? जिसको हम ये बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता है, इसके बिल्कुल पास में यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और इसको आई पीस या आई लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बिल्कुल पास में क्या होगा? आइज़ होगी। क्लियर है? तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है आपके पास आई पीस, और ये कैसा है आपके पास? ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है अगर, ठीक है, तो इसका जो सेंटर है ये हम C1 मान लेते हैं, और इसका सेंटर हम C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी फोकस होगी, इसको मैं FO लिख देता हूँ, और दो फोकस होती है लेंस में, आपको पता है। तो इधर भी होगी ये FO। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जो ऑब्जेक्ट रखना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस फोकस से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रखना है आपको ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, जिसको हमने नाम दे दिया AB, फोकस से बिल्कुल जस्ट पीछे, ठीक है। अब देखो इसमें इसका रे डायग्राम जब हम बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है अगर, ठीक है, तो रे डायग्राम में आपको रूल्स पता हैं क्या होते हैं। अगर ये रे पैरेलल जा रही है इस तरीके से, तो ये कहाँ से आएगी आपके पास? इस फोकस में से निकलेगी। क्या इतनी बात समझ रहे हो या नहीं? पैरेलल रे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रे कहाँ से निकलती है आपके पास? फोकस में से निकलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फोकस में से निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। ठीक है, ये तो निकल गई फोकस से, ठीक। अब एक हम निकाल देते हैं सेंटर से। सेंटर से कैसे निकलती है? विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, मतलब वो स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है ना, सेंटर से। ये रूल हमें पता है। तो ये देखो, ये निकली यहाँ से इस तरीके से, और ये यहाँ पर मीट करेगी आपके पास, ठीक है। ये स्ट्रेट ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना दी इस तरीके से। समझ रहे हो ये बात? ठीक है। तो इसको हम नाम लिख देते हैं A' B'। देखो ये B है, तो इधर ये वाला B' बन जाएगा आपके पास। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ B', और ये वाला A'। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो ये करता कैसे है काम। ये छोटा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। पहले इस वाले लेंस ने इसको थोड़ा बड़ा किया, अब इस वाले को ये वाला क्या करेगा? थोड़ा और बड़ा कर देगा। तो समझ रहे हो दो लेंस का फ़ायदा क्या हुआ? समझ रहे हो ना ये चीज़? ठीक है। तो मतलब इसने पहले थोड़ा बड़ा किया, अब ये वाला भी इसको थोड़ा और बड़ा करेगा, ठीक है। अब देखो, अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया एक तरह से, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो ज़रा कैसे बनेगी आपके पास इमेज। देखो ये चीज़ आपने थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में क्या देनी है कि जब ये आई पीस आप बनाओगे, इसकी फोकस पहले मत बना देना, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके पास, ये जो बनेगी ये वाली इमेज, ठीक है ना, इस लेंस की ये जो इमेज बनी है वो कहाँ बननी चाहिए? इसकी फोकस और सेंटर के इधर बीच में कहीं पर, ठीक है। तो ये जैसे मैं यहाँ पर इसकी फोकस मान लेता हूँ, ये किससे लिख दी मैंने? FE से, क्योंकि आई पीस की तो FE, ये ऑब्जेक्टिव की थी तो O से लिख दिया मैंने। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर भी आपको इसकी फ़ोकस बनानी पड़ेगी। इस साइड में यहाँ पर ये फोकस बना देता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी फ़ोकस बना दी FE। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। ठीक है। अब देखो इसमें भी रूल वही लगेंगे। देखो ये पैरेलल जाएगी रे इस तरीके से, ठीक है। ये पैरेलल गई तो कहाँ से निकलेगी? ऑब्वियस सी बात है, फोकस से निकलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर फोकस में से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट मान लो फोकस है आपके पास, ये आई पीस का, ठीक है। इस तरीके से ये इधर जाएगी। क्लियर? आ रही है बात समझ में? और दूसरी कहाँ से निकलेगी आपके पास? इस सेंटर से,
ठीक है। तो सेंटर से देखो कैसे निकलेगी आपके पास, इस तरीके से, और सेंटर से आपको पता है स्ट्रेट निकल जाती है, तो ये स्ट्रेट निकल गई, ठीक है। अब आपको ये दिख ही रहा होगा इसमें कि यहाँ से तो ये नहीं मिल सकती कभी भी, तो क्या होगा, इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। देखो बैक ट्रेस कैसे करेंगे, देखो पहले इसको बैक ट्रेस कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ ये बैक ट्रेस कर दिया हमने इसको, ठीक है। सिमिलरली इसको भी बैक ट्रेस करेंगे इधर, ठीक है। फिर देख लेंगे इसकी कहाँ पर ये इमेज बनती है। अब इसको भी ऐसे बैक ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ये इमेज बनेगी इसकी, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इमेज बन रही है तो ये इस तरीके से बनेगी, यहाँ ऐसे, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं, ये ए डैश बी डैश थी ना इधर, तो ये बन जाएगी आपके पास बी डबल डैश, और ये वाली थी ए डैश, तो ये बन जाएगा ए डबल डैश। देखो अब ऑब्जेक्ट ये था, पहले इस वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दिखाया थोड़ा बड़ा करके, ये वाली इमेज बन गई, यानी कि अब इस वाले लेंस ने इस वाली जो, अब इसके लिए तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ही बन गया, ठीक है। इसको क्या किया, और बड़ा कर दिया, मतलब मेन ऑब्जेक्ट ये था आपका, उसको पहले इसने बड़ा किया, फिर इस वाले ने बड़ा करके दिखाया, तो देखो कितनी बड़ी इमेज बन गई। समझ रहे हो बात को, ठीक है। क्लियर है कहानी या नहीं है, बताओ। ये समझ में आया डायग्राम कैसे बना है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए आपको, क्योंकि बन गया तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये हम इसमें यहाँ ये डॉटेड बना देते हैं, सेंटर से थी क्योंकि, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, बताओ। अब देखो इसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अब आपको। देखो तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखो, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया हमारे पास, यू ओ। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव का है तो ओ लिख दिया, ठीक है। और ये है इमेज इस लेंस के लिए, तो ये वाली दूरी जो है ये कितनी हो गई आपके पास, अगर हम ये लगाएं, ये वाली दूरी जो है कितनी हो गई आपके पास, v से लिखेंगे और इसको लिख देंगे हम वी ओ। क्या लिखेंगे हम इसको, वी ओ, ऑब्जेक्टिव की इमेज। क्लियर। अब देखो ज़रा ध्यान से, इस लेंस पे ये वाला एक तरह से क्या एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट, तो ये वाली जो दूरी हो गई इसकी, ये वाली कितनी हो गई आपके पास, ये यू ई। आई पीस लेंस के लिए ये क्या बन गया आपके पास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है इस आई पीस के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ई से लिखेंगे हम, ठीक है। और ये वाला जो है डिस्टेंस, ये इमेज बनाई थी इस लेंस ने, समझ रहे हो, तो इसको हम लिख देंगे किससे, वी ई से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ में आ रही होगी बात कैसे किया है हमने, क्लियर। तो यही सब हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसकी थ्योरी में, देखो ज़रा क्या है, द रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एज शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, देख लो दोनों क्या है, कन्वेक्स लेंस है, वन ऑफ लार्ज अपर्चर एंड अदर ऑफ शॉर्ट अपर्चर। एक की लार्ज अपर्चर है, एक की शॉर्ट अपर्चर है। द लेंस विद शॉर्ट अपर्चर इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट, जो शॉर्ट अपर्चर वाला है इसको ऑब्जेक्ट के नियर प्लेस करते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड द लेंस विद लार्ज अपर्चर इज प्लेस्ड नियर द आई, यहाँ पर क्या होगी आपके पास, इधर ये आई होगी, इधर आई के पास होगा ये वाला, बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने देखा हो अगर बायोलॉजी की लैब में, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ आपके लिए इस तरीके से, ठीक है, इधर ये क्या होता है आपके पास, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इधर क्या होता है, ये आई पीस। तो यहाँ आईज होती है ना इसके पास, आई पीस वाले के पास। ये तो मैंने वैसे ही नॉर्मल सा आपको बना के दिखाया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का माइक्रोस्कोप होता है आपके पास बायोलॉजिकल लैब में, शेप अलग होती है थोड़ी सी, मैंने तो बस ये इसकी ट्यूब बनाई है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और ये एडजस्टेबल होती है ट्यूब, आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, मतलब ये लेंस इधर आगे पीछे हो सकता है, ऊपर वाला जो आई पीस वाला है, ठीक है। इसको मैं भी समझाऊंगा कि कैसे होता है आगे पीछे। इतनी बात क्लियर हुई है, बताओ। ये चीज़ समझ में आ गई कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं, और लेंस विद लार्ज अपर्चर जो होता है आपके पास नियर द आई, उसको क्या बोलते हैं हम, आई पीस। इस वाले लेंस को आई पीस या फिर आई लेंस बोलते हैं। क्लियर है, बताओ। उसके बाद मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही थी, क्या थी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई। देखो आई की बात करते हैं तो इस वाले लेंस से ही देखना है हमें, ठीक है ना। तो इस C2 जो पॉइंट है यहाँ से देखेंगे हम एंगल्स अल्फा और बीटा, क्योंकि इसके बिल्कुल पास में ही क्या है, आईज है इस लेंस के। अब ये मत सोचना इतनी बड़ी आईज थोड़ी है हमारी, ठीक है। ये तो बनाने का तरीका है यहाँ समझाने के लिए डायग्राम में, ठीक है, इसलिए इतना बड़ा बना रखा है आपका, ठीक है। समझ रहे हो ये कहानी। तो ये हमें पता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज होता है हमारा बीटा, और ऑब्जेक्ट वाला क्या होता है अल्फा। तो वो यहाँ पर कहाँ बनेंगे वो देखते हैं ज़रा। देखो इमेज ये रही, ठीक है। तो इसके लिए इमेज ये है अगर हमारे पास, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये तो बन गया कौन सा, बीटा एंगल बन गया, ठीक है, इमेज वाला। अब ऑब्जेक्ट वाला करना है, तो ऑब्जेक्ट
का अगर हम एंगल देखेंगे वो होता है अल्फ़ा, तो उसको हम कहाँ पर लेके आए पहले तो जहाँ इमेज है वहीं पर ही कंसीडर करें ऑब्जेक्ट को। मैंने आपको बताया था एंगल कंपैरिजन एक ही रेफरेंस पॉइंट से होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमने यहाँ पर बना सकते हैं, इसके लिए इसके ही साथ में ये वाला बना दिया हमने, ठीक है, जिसको हमने लिख दिया ये A1B डबल डैश। क्लियर, A1B डबल डैश हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने कहाँ पर रेफरेंस माना है, जहाँ इमेज थी वहीं पर ही ले लिया है, ठीक है। अब देखो इसी पॉइंट से C2 से यहाँ से अगर हम ये बनाएंगे, ठीक है, ये लाइन, तो ये जो है एंगल बनेगा आपके पास ये वाला, ये कौन सा एंगल हो गया, अल्फ़ा एंगल हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बीटा वाला, और अल्फ़ा वाला कौन सा आ गया, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट और इमेज को हम एक ही रेफरेंस पॉइंट पे लेके चलेंगे, तब उनके एंगल्स देखने हैं हमें, क्योंकि कंपेयर एंगल कहाँ पर होंगे, एक ही पोजीशन पे होंगे। क्लियर है? ये बातें मैंने समझाई थी आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आपको एक बात और पता है कि ये स्मॉल एंगल्स होते हैं, और स्मॉल एंगल्स के लिए जो हम m लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। चलो m कैसे लिख सकते हैं बताओ ज़रा। m इज़ इक्वल टू मैं बीटा को लिख सकता हूँ मैं tan बीटा, और अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ मैं tan अल्फ़ा, ठीक है। तो tan बीटा मतलब बीटा के लिए ये वाला एंगल, ये है एंगल, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, A डबल डैश B डबल डैश C2, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 या 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, और जो ये बची है लाइन B डबल डैश C2 वाली, ये क्या हो गई, बेस। तो टेंजेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपके पास, A डबल डैश B डबल डैश, और बेस क्या हो गया हमारे पास इसमें B डबल डैश C2, B डबल डैश C2। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं बताओ? C2 यहाँ पर C2 आ गया, ठीक है। अपॉन में ऐसी tan अल्फ़ा के लिए ये एंगल बनेगा A1B डबल डैश C2। तो अल्फ़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया इधर, A1B डबल डैश, तो लिख देते हैं A1B डबल डैश परपेंडिकुलर अल्फ़ा के लिए, और बेस इसका ये बनेगा B डबल डैश C2, तो B डबल डैश C2। क्लियर है, यहाँ पर C2 आ गया। क्लियर। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2 मल्टीप्लाई में ये ऊपर चल जाएंगे B डबल डैश C2 अपॉन में क्या है आएगा हमारे पास A1B डबल डैश, ठीक है। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा B डबल डैश C2 से। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A1B डबल डैश। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? और अगर आप यहाँ से देखो ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, A डबल डैश B डबल डैश है ना, ठीक है, और A1B डबल डैश है। ये A1B डबल डैश किसके इक्वल है, यहाँ से देखो डायग्राम में AB के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो देखो A डबल डैश B डबल डैश और अपॉन में A1B डबल डैश को हम AB लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, समझ रहे होंगे कैसे लिखा है? क्लियर है कहानी? तो अब ये देख लो, ये मैग्नीफिकेशन वही नहीं आ गई जो आपके पास होती है, साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये फाइनल इमेज वाली है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखो साइज ऑफ फाइनल इमेज, यही होता है फॉर्मूला, वैसे तो आपको पता ही है मैग्नीफिकेशन का। और ये आ जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये दिख ही रहा होगा आपको। A डबल डैश B डबल डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज है, और AB क्या है हमारे पास, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। तो ये आ गई मैग्नीफिकेशन यहाँ से, ये हमें पता भी थी पहले से ही, ठीक है। अब देखो ज़रा ये जो है इसमें हम क्या करें, A डबल डैश और B डबल डैश बाई AB है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो आप A डैश B डैश से, A डैश B डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखना कि क्यों किया है हमने, देखो यहाँ पर समझते हैं इसको। A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में ये A डैश B डैश इधर है नीचे, तो मैं इसको इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। A डैश B डैश इंटू में इधर क्या है A डैश B डैश, और ये वाला A भी इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो? कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या है, साइज़ ऑफ फाइनल इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा, ये वाला। अगर इस लेंस के लिए बात करें तो देखो ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या थी, इमेज थी। तो इस लेंस के लिए ये हो गया साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो यानी कि ये मैग्नीफिकेशन कौन से लेंस की आ गई आपके पास, बताओ? मैग्नीफिकेशन इस आई पीस वाले की,
ठीक है, आई पीस लेंस के लिए, तो ई लिख दिया मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो ना ये बात। और ए डैश बी डैश देखो ये है आपके पास और ए बी ये है, तो इस लेंस के लिए ये इमेज थी और ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ये देखो ध्यान से, इस वाले लेंस के लिए ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये मैग्नीफिकेशन किसकी होगी, ऑब्जेक्टिव की होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एम ओ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब अगेन, एम इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास, देखो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, एम ओ पहले लिख दूँ और एम ई बाद में लिख दूँ, क्योंकि पहले कौन सा लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का, और फिर आई पीस, इस तरीके से। तो ये आई है मैग्नीफिकेशन आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई में मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस या आई लेंस। समझ रहे हो बात? ठीक है, कि देखो कितना सिंपल है सब कुछ। तो अगर आप ध्यान से समझते हो तो सारी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। अब देखो इसमें भी हम वैसे ही केसेस करेंगे जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में किए थे। ठीक है, पहला केस क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन। देखो नियर पॉइंट और डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है कि ये वाला लेंस जो है हमारे पास जो इमेज बना रहा है वो कितनी दूरी पे बनाए, डिस्टिंक्ट विजन पे बनाए, मतलब ये किसके इक्वल हो, आपके पास डी के इक्वल हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना ये चीज़? ये तो बताया था मैंने आपको, डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस जहाँ से आपको जो है चीज़ें क्लियर दिखे। ठीक है, तो वो होता है डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस आइज से। ठीक है, तो ये हम कितना मान लें, अगर डिस्टिंक्ट विजन मान लें, डी मान लें इसको। ठीक है, अगर आपको याद हो ऐसा ही कुछ हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। ठीक है, और अगर आप देखो, अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ, इतना इधर वाले लेंस को, ये वाले को, ठीक है, इतनी चीज़ को देखो आप, ये क्या है आपके पास, फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पर ये रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसकी इमेज ये बनी है। सिर्फ फ़र्क क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये चीज़ ऊपर थी, ये ऑब्जेक्ट ऊपर था और ये इमेज भी ऊपर बनी थी, बस इसमें ये नीचे आ गई, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें नीचे आ रही है इमेज, तो आपको कोई घबराना नहीं कि उल्टी इमेज दिखेगी। देखो वैसे भी आप जो माइन्यूट पार्टिकल देखते हो बहुत छोटे छोटे, ठीक है, जैसे मान लो ये सेल का स्ट्रक्चर है इस तरीके का। ठीक है, अब ये दिख रहा है आपको, तो ये सीधा या उल्टा एक ही जैसा दिखना है, समझ रहे हो? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सीधा दिखे उल्टा दिखे, समझ रहे हो? नॉर्मल अगर जैसे कोई पर्सन होता है तो उसका तो हमें पता होता है कि अगर वो उल्टा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गई, उसकी जो फुट है वो ऊपर हो गए और हेड हो गया नीचे हो गया। अब इसमें तो हेड फुट वाली बात ही कोई नहीं है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वो ऊपर दिखे, उल्टा दिखे, सीधा दिखे, मान लो ये चीज़ पहले ऊपर दिख रही है, ये नीचे दिख रही है, अब क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ नीचे दिख रही है और ये वाली ऊपर दिख रही है, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है स्ट्रक्चर में, स्टडी तो कर ही लोगे आप। ठीक है, बात इतनी समझ रहे हो ये चीज़? तो केस जो फर्स्ट है इसके अंदर फिर हमें, यानी कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन है एम ई, ये हमारे पास बिल्कुल सेम हो जाएगी जो हमने केस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में। समझ रहे हो? वहाँ भी तो मैग्नीफिकेशन निकाल ली थी हमने, याद है कुछ? वहाँ पर क्या आई थी मैग्नीफिकेशन, देखो अगर याद हो आपको, वहाँ पर मैग्नीफिकेशन थी m इज इक्वल टू में 1 प्लस में d बाय एफ, याद है? नियर पॉइंट के या डिस्टिंक्ट विजन के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको m को m e से लिख रहे हैं, तो ये 1 प्लस d बाय एफ भी कौन सा आ जाएगा, e वाला, आई पीस वाला। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो एम ई की डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर चुके हैं हम। ठीक है, 1 प्लस में d बाय एफ ई हो जाएगी डिस्टिंक्ट विजन के लिए, क्लियर है? और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये वाला लेंस, इसके लिए क्या हो जाएगी, एम ओ। तो ये तो बिल्कुल सेम रहेगी आपके पास, क्या होती है ये, v बाई यू, ये वाली क्या होती है आपके पास, v बाई यू। तो यहाँ पर देखो ज़रा, v को तो मैं लिख दूंगा वी ओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की इमेज है वी ओ, और u को हम लिख देंगे क्या, यू ओ। यहाँ पर मैंने बताया भी था ये वी ओ और ये वाला क्या होता है, यू ओ। लेकिन यहाँ यू ओ किस में आएगा, अब देखो यू ओ वैल्यू पुट करी ना हमने u की, देखो यहाँ पर क्या किया एक्चुअली मैंने, v को वी ओ लिख दिया, ये पॉजिटिव में ही रहा, और u को क्या लिख दिया, यू ओ, लेकिन ये यू ओ माइनस का आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ रहे हो ये चीज़ें? बड़ी सिंपल है। उसके बाद आपको पता ही है कि जो मैग्नीफिकेशन होगी इसकी कंबाइंड होकर वो कितनी बनती है, एम ओ इंटू में एम ई। तो एम ओ कितना है हमारे पास, देखो वी ओ बाई में यू ओ माइनस में, और एम ई कितना है हमारे पास, ये देखो 1 प्लस में d बाय एफ ई। तो ये आ गई आपके पास मैग्नीफिकेशन। क्या इतनी बात क्लियर है डिस्टिंक्ट विजन के लिए? क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो ज़रा इसमें एक केस यहाँ पर लेके चलते हैं हम। देखो फॉर, अगर हमारे पास ये जो म्यू ओ है ये हो जाए एफ ओ के इक्वल, एंड वी ओ जो है वो हो जाए एल के इक्वल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी होती है,
इस लेंस से इस लेंस की बीच की ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब यहाँ पर देखो ये जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है इस तरीके से, ये एक लेंस है और एक ये लेंस है, तो ये हो गई ना, तो यहाँ पर भी ये दूरी होती है जो होती है L। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब अगर देखो इस केस की हम बात करें, ठीक है, जो हमने ये केस बनाया हुआ है इसमें, ठीक है, तो इसमें अगर L होगा आपके पास तो वो कितना होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब जो होगी वो कितनी होगी, देखो यहाँ से देखो इस लेंस से इस इमेज की दूरी कितना लिखा था हमने, VO, तो VO तो ये हो गया प्लस में, और इस वाला जो ये इमेज इसकी थी और ऑब्जेक्ट इसके लिए बना, तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ कितनी थी, UE, तो इस केस में ये बन गई UE। ये कौन सा केस है आपके पास, नियर पॉइंट वाला। कौन सा केस है ये, नियर पॉइंट वाला, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन का केस है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्यूब ये रहेगी, ठीक है। अब देखो ज़रा ये जो अब केस कर रहे हैं हम इसमें, ये वाला, इसके अंदर देखो UO को FO क्यों लिया, देखो ये मैंने कहा था आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास ये नियरली इक्वल है इस F के, ठीक है। तो इसे अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसके जस्ट इसके पास ही मान रहे हैं तो मैं इसको FO ले सकता हूँ UO को, क्योंकि देखो FO तक की दूरी कितनी होती है हमारे पास, फोकल लेंथ, इस C1 से FO कितना होगा, F, ये होगा ना आपके पास F फोकल लेंथ वाला, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो O, तो ये UO को अप्रॉक्सीमेट हम FO लेके चल रहे हैं इस केस के लिए, ठीक है ना। अगर इस तरीके से पर्टिकुलर आता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बहुत ही नियरली इक्वल ले लेगा वो अगर, तो आप क्या लिख सकते हो, UO को FO लिख सकते हो। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल इसके पास होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और ये अप्रॉक्सीमेट इसके पास ही होगी इस लेंस के, ठीक है। और मैंने आपको बोलता लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होती है, ये वाली चीज़, तो ये वाली इमेज इसके बिल्कुल इधर बन जाएगी पास में, तो वो भी अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि लेंस के पास ही है, ठीक है। और ये दूरी इस लेंस से कितनी थी, VO, तो अब VO इतना ही हो जाएगा जो कि हमने किसके इक्वल ले लिया, लेंथ ऑफ द ट्यूब की, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्यूब भी यही होती है। और अगर हम कह रहे हैं ये वाली जो इमेज है वो इसके बिल्कुल पास में बन रही है, तो ये वाली जो इमेज है यहाँ से कितना डिस्टेंस है उसका, VO बनेगा। कितनी बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इसके बिल्कुल पास हो जाएगी और वो लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल हो जाएगी, L के, क्लियर है। तो इनको हम देखो यहाँ पर अगर अब यहाँ पर प्लेस्ड करें वैल्यूज़ को, तो M इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो VO की जगह L आ जाएगा और म्यू की जगह FO आ जाएगा, और ये माइनस का था यहाँ पर, और एज इट इज़ 1 प्लस में D/FE आ जाएगा। क्या ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे लिखा है हमने, बस ये ऐसे जस्ट मानने की बात है इसमें, ठीक है ना। हमने खुद ही लेट किया कि ये भी होती इसके बिल्कुल पास है, तो UO को मैं FO लिख सकता हूँ, और ये वाली जो इमेज बनी है ये बिल्कुल इधर बनेगी, तो इसके पास ही बन रही है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, VO ही रहेगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस होगा इमेज का, तो VO रहेगा। और इतनी ही दूरी क्या होती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है, क्लियर है इस पर्टिकुलर केस में। और यहाँ पर जो ये लेंथ लिखा है मैंने, ठीक है, ये किसके लिए, इस वाले जो ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, ठीक है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं की मैंने कि बिल्कुल ही पास है, ठीक है, तो UO इक्वल टू FO है, ठीक है। तो उस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब यही बनेगी, क्या होगी वो, VO प्लस में UE, इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आई कहानी या नहीं बताओ, ठीक है। तो ये है एक मेन फार्मूला, और ये जस्ट कंडीशन की बात है कि जिसमें वो बोल दे कि नियरली इक्वल है किसके पास, बिल्कुल ही फोकस के पास, तो अप्रोक्सीमेट ये इक्वल ले लेंगे हम, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। L बनाया है कहीं पर हमने, ये इस लेंस से इस लेंस की ये पूरी दूरी जो होती है ये क्या होती है, L होती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है। तो इस केस में हम कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ बिल्कुल ही इसके पास हो जाए, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल ही हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जो कि VO लिया है हमने, क्लियर है, आ गई होगी समझ में बात, ठीक है। अब देखो केस सेकंड की बात कर लेते हैं, जिसमें फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटी पे, और जिसमें हम इसको बोलते हैं नॉर्मल विजन या फिर रिलैक्स्ड आई। ये केस डिस्कस किया था हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डायग्राम में चेंज आप कर सकते हो, ठीक है, बनाना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या चेंज होगा। इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस लेंस के लिए, ये कहाँ पर हो, फोकस पे हो, तभी इन्फिनिटी पे बनेगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो जाए, फोकस पे, तो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। तो देखो इसमें हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, मैंने बोला था अभी जैसे ये ट्यूब होती है आपके पास, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, है ना, लेंस को ये वाला आई-पीस वाला, तो इसमें यही होगा, इसको लेंस को आप क्या करोगे, थोड़ा पीछे ले जाओगे। जब इसको थोड़ा इधर पीछे लेके जाओगे तो ये FE भी पीछे ही आएगा, और कहाँ पर आ जाएगा, जहाँ ये बन रही है हमारे पास ये वाली इमेज, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये किस पे प्लेस्ड हो जाएगा, FE पे। तो ये वाली जो होंगी आपके पास इमेज, ये कहाँ बनेगी, अब इन्फिनिटी पे बनेंगी, ये वाली क्या आ जाएंगी, पैरेलल रेज आ जाएंगी। समझ पा रहे होंगे बात को, मैं जस्ट आपको ये यहाँ पर ये क्या बता रहा हूँ कि इससे तो आप चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट तो जहाँ है वहीं है, ठीक है ना, तो इमेज तो यहीं बनेगी इस लेंस के लिए, लेकिन इसके लिए हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसकी। क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे,
पीछे ले जाएंगे तो एफ भी पीछे आएगा, तो एफ यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से ये अब आपके पास प्लेस्ड कहाँ हो गया, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। क्लियर है बात, ठीक है, समझ रहे होंगे चीज़ों को क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से हम ये एडजस्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जब आप ऐसे स्टडी करते हो माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ देखते हो तो उसको आगे पीछे करते हो ताकि साफ दिखे चीज़ें, समझ रहे हो ना, तो वो यही एडजस्टमेंट होती है आपके पास। क्लियर। अब देखो इसमें केस सेकंड में अब हम कैसे करेंगे, तो ये केस बिल्कुल ही आपके पास है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। ये वाली अगर हम बात करें, ये फोकस पे आ जाए तो ये वाली इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो यानी कि आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन है वो हमने वहाँ पर निकाल ली थी, वो कितनी आई थी बताओ ज़रा, D/F आई थी। तो F यहाँ FE लिखेंगे क्योंकि आई पीस की है मैग्नीफिकेशन। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं बताओ। MO सेम वही है जो ऊपर था हमारे पास, VO अपॉन में माइनस का UO। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। तो M आपको पता है क्या होता है, MO इंटू में ME, तो MO है VO/UO माइनस का, और इंटू में ये आ जाएगा आपके पास D/FE। अब देखो कई जगह ना ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये नहीं लिखा हुआ बुक्स में, इस तरीके से लिखा हुआ है फिर वहाँ इक्वेशन को, M इज इक्वल टू में VO/UO जो है ना, इसको ऐसे मोड में किया हुआ है, U को क्या किया हुआ है, मोड में, माइनस हटाने के लिए, ठीक है। और 1 + D/FE ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये मोड में होगा क्योंकि वहाँ माइनस साइन है। समझ रहे हो बात। तो ये वैसे ही मैंने बताया कि कई बुक्स में इस तरीके से है तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ माइनस आ रहा है हमारा, उनका तो प्लस में ही है, तो वो मोड में लिखा हुआ है, ठीक है। मोड में हम माइनस वगैरह हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया आपके पास VO/UO इंटू में D/FE। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। तो ये मैग्नीफिकेशन आ गई आपके पास किस केस में, जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होगी एट इन्फिनिटी पे। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। अब इसमें भी वही बात कर सकते हो आप जैसे ऊपर की थी हमने कि फॉर UO कितना बन जाए, FO बिल्कुल ही नियरली इक्वल कह दें, तो VO भी किसके नियरली इक्वल हो जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ द ट्यूब के। तो M इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, VO की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर L, और UO की जगह हम लिखेंगे FO, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास D/FE। क्लियर है बात इतनी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। ये कौन सा है, लेकिन जब हम कहें बिल्कुल ही नियरली इक्वल है फोकस पे, तो हम उसको FO भी लिख सकते हैं UO की जगह। ठीक है बात इतनी, बताओ समझ में आ रही है या नहीं बात। तो आप यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसको आप क्या लिख सकते हो कि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट क्या करता है कि जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। समझ रहे हो बात को, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये यहाँ पर कि नेगेटिव साइन शोज दैट image is inverted with respect to object। क्लियर है। और वैसे भी ये देख लो आपके सामने ही है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था और इमेज ऐसे बन रही है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कैसी है आपके पास, बताओ, इन्वर्टेड है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ये देखो अब आप जो मैग्नीफिकेशन थी टोटल वाली वो क्या थी हमारे पास, ये थी A∬B∬ अपॉन में AB। तो ऑब्जेक्ट AB था ये वाला, इधर ये देखो इधर ये वाला ऑब्जेक्ट AB था, और फाइनल इमेज ये थी A∬B∬ वाली। समझ रहे हो, इसलिए जो इमेज है वो क्या हम कह रहे हैं, इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो नेगेटिव साइन भी आपको समझ में आ गया क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप एक तो आपको ये पता चली गई थी, ठीक है। अब अगर हम लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करें किस केस में, इन्फिनिटी वाले केस में, तो क्या होगी देखो L इक्वल टू में, अगर इन्फिनिटी वाले केस की बात करें हम, ठीक है, फॉर इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी के लिए होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर इसको देखो छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखो होगा क्या आपके पास, ये एक छोटा लेंस है और ये आपके पास एक बड़ा लेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बनी मान लो, ठीक है। अब ये कहाँ पर आ गया, अगर इन्फिनिटी का केस है तो ये FE पर बनेगा, क्योंकि ये इसको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो FE भी पीछे आएगा। जैसे इसमें कहा था मैंने आपको, इसको पीछे ले जाओ, FE यहीं आ जाएगा इसके ऊपर, तो इस तरीके से बनेगा। समझ रहे हो बात या नहीं। अब देखो ज़रा, अगर इस तरीके से बनेगा, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इस क्योंकि फोकस पे आ गया। तो अब ये जो इमेज इसकी बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो हमें तो लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात करनी है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है ये पूरी की पूरी। तो यहाँ पर देखो ये दूरी कितनी है आपके पास, बताओ क्या है आपके पास ये दूरी। इस लेंस के लिए ये क्या था आपके पास, इमेज थी, तो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया VO लिखेंगे, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, इस लेंस के लिए ये
ऑब्जेक्ट की दूरी थी, ठीक है, लेकिन ये साथ में अब फोकस पे भी है, एफ ई पर ही आ रही है, तो इसको मैं एफ ई लिख सकता हूँ। ये एक्चुअली में फोकस एफ ई वाला है, और ये स्मॉल एफ में हम लिखते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो एफ ई, तो ये कितना बन गया आपके पास, एल यहाँ पर वी ओ दिख रहा है सभी को, प्लस में एफ ई, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब बनेगी आपके पास किस केस में, ये बताओ, इन्फिनिटी वाले केस में, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, वी ओ प्लस में एफ ई। क्या इतनी बात क्लियर है? और क्लियर है, इतनी बात समझ गए होंगे कि कैसे करना है, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।